पार्टी चर्चा में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी दोस्तों, हमने सोचा आपको एक सीरीज़ का चक्कर लगवा देते हैं। तो आज हम एक सीरीज़ लेकर आ गए हैं। नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे एपिसोड इसी में करने वाले हैं एक्सप्लेन। चलिए, स्वागत है आपका अंडर प्रेजेंस में। सीरीज़ की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसकी आँख किसी रेगिस्तान में खुलती है और वहाँ पर आने के बाद हमारी तरह वो भी हैरान है कि मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। उसे हल्के हल्के विजन आते हैं, जहाँ मैं खुद को न्यूयॉर्क में अपने घर पर देख पाता है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में ही रहा करता था। लेकिन अचानक उसके साथ ये क्या हो गया था जिससे वो यहाँ पर पहुँच गया। दोस्तों, ये एंड में रिवील होगा। ये सीरीज़ है ना, तो अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स देखकर आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आपको सुपर मज़ा आ जाएगा जब इससे पहले जेम्स कुछ सोच समझ पाता। उसे आसपास से गोली चलने की आवाज़ आती है, क्योंकि सामने मार्क नाम के एक बूढ़े आदमी के पीछे कुछ लोग गुंडे कुत्ते लगा देते हैं और उसको मारने वाले हैं। गोलीबारी में यार मार्क को एक गोली भी लग जाती है, घायल हो जाता है बेचारा। लेकिन जेम्स भी हिम्मत दिखाकर मार्क को उन गुंडों से बचाते हुए गुफा के पास लेकर जाता है। तब मार्क जेम्स से कहता है कि तुम यहाँ पर नए लगते हो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम यहाँ से विलेज जाओ और वहाँ पर 554 नाम की एक लड़की से कहना कि मार्क यहाँ से भाग निकला। प्लीज़ यही मत कहना कि मैं मर गया, वरना उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। एंड इतना कहकर दोस्तों वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। एंड दोस्तों, जेम्स जहाँ पर आया था उस जगह का नाम विलेज है और यहाँ पर लोगों के नाम नंबर्स में होते हैं, इसलिए मार्क ने जेम्स को 554 नंबर की लड़की से मिलने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, नंबर में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इस लड़की को चलो एक नाम देते हैं, मैरी। कैसा रहेगा, बढ़िया है ना? तो चलिए, तो अब जेम्स पहले मार्क का वहीं पर क्रियाक्रम करता है। उसको पहले वहाँ दफनाने के बाद रिलेज के अंदर चला जाता है, जो कि एक छोटा सा शहर है। अब यहाँ आने के बाद वो एक टैक्सी में सवार होकर मैक्स नाम के ड्राइवर से कहता है मुझे रेलवे स्टेशन से जाना है प्लीज़। मैक्स कहता है कि साहब कौन से स्टेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, मैं तो लोकल ड्राइविंग ही करता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर तो जेम्स की हालत ख़राब हो जाती है। वो तो पूरी तरह हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो टैक्सी से उतर कर एक क्लब में जाता है ताकि पता लगा सके कि ये जगह कौन सी है और वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है या नहीं तो क्यों नहीं। लेकिन अब तभी उसे वहाँ पर गुंडे और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाती है। दोस्तों, इसलिए जेम्स डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है कि कहीं मार्क की तरह ये गुंडे मुझे भी ना मार दे। वो छुपते छुपाते तुरंत मैक्स की टैक्सी में आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ कोई मैरी है, मुझे उसके पास चलना है। मैरी दोस्तों पता है ना 554 नंबर। इसलिए दोस्तों मैक्स जेम्स को मैरी के पास छोड़ देता है, जो कि एक वेट ड्रेस में होती है। जेम्स उसे बताता है कि देखो वो मार्क था ना, वो यहाँ से भाग निकला। मैरी समझ जाती है कि जेम्स किसकी बात कर रहा है, मतलब किस मार्क की बात कर रहा है। वो कहती है देखो मार्क पागल आदमी है, उसकी बातों में कभी मत आना और कभी दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे नहीं पता पर तुम्हारी वजह से मैं फंस जाऊंगी। तभी दोस्तों वहाँ पर फिर से वही गुंडे आ जाते हैं, इसलिए जेम्स तुरंत ही रेस्टोरेंट की छत पर आकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने वाइट कलर का सूट पहन रखा था। उसके हाथ में दोस्तों ग्रेनेड भी होता है। असल में दोस्तों ये बूढ़ा आदमी इस पूरे विलेज का चीफ है, यही पूरे विलेज को चलाता भी है और यहाँ पर चीफ जेम्स को 6 कहकर पुकारता है, क्योंकि विलेज के अंदर जेम्स का नाम दोस्तों 6 है। और ये सुनकर जेम्स को फिर से न्यूयॉर्क के विजन्स आ जाते हैं, जिससे वो तुरंत बेहोश हो। अगले दिन की बात है, जेम्स की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहाँ सारा नाम की डॉक्टर उसका इलाज करती है। इलाज हो जाने के बाद जेम्स को चीफ के पास ले जाया जाता है, जहाँ जेम्स उससे कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया। देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो न्यूयॉर्क शहर का एक निवासी हूँ बस, और अपने घर जाना चाहता हूँ। जिस पर चीफ चौकत हुए कहते हैं कि न्यूयॉर्क में ये कौन सी जगह है, मैंने तो कभी इस जगह का नाम सुना ही नहीं और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि पहली बार यहाँ पर आए हो। दोस्तों, यहाँ चीफ जेम्स को उसकी आईडी भी देता है, जो कि इस विलेज की थी, यानी कि जेम्स भी इसी विलेज का एक मेंबर है। ये इस आईडी से साबित हो जाता है कि लेकिन जेम्स तो पूरी तरह से हैरान है कि मैं यहाँ का निवासी कैसे हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसे चीफ की बात पर यकीन ही नहीं होता, उसे ये सब कुछ फेक लग रहा था। सोचता है कि कहीं चीफ मुझे पागल तो नहीं बना रहा, कोशिश कर रहा है शायद मुझे पागल बनाने की। अब दोस्तों जेम्स को उसके घर भेज दिया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि एक विलेज वाला घर होता है। वो घर उसे बिल्कुल उसके न्यूयॉर्क वाले घर जैसा ही लग रहा था। इसके बाद जेम्स विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ के बारे में और भी अच्छे से जान पाए। तभी उसे शहर से दूर दूर तो बहुत ही बड़े टावर दिखाई देते हैं। एंड जब उसको देख कर उस जेम्स को लगता है कि शायद टावर तक अगर मैं पहुँच गया तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों वो मैक्स की टैक्सी चुरा कर टावर के पीछे चला जाता है, लेकिन वो उस टावर के
जितना नज़दीक पहुँचने की कोशिश करता है वो टावर उससे उतना ही दूर चला जाता था। अब इस चीज़ से जेम्स एकदम परेशान हो जाता है कि कौन सी दुनिया में आ गया और वो वहीं पर बेहोश हो दोस्तों। तभी सारा वहाँ पर आकर जेम्स को संभालती है और उसे वापस विलेज लेकर आती है। विलेज में आने के बाद उसे जेम्स मार्क के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके घर जाता है। तब उसे वहाँ मार्क की बनाई हुई एक स्केच दिखाई देती है जिसमें लंदन की बिग बैन घड़ी बनी हुई थी दोस्तों। यानी कि मार्क भी विलेज का नहीं था, वो यहाँ से भागकर लंदन ही जाना चाह रहा था, लेकिन उन गुंडों को पता चल गया था, उन्होंने उसे मार दिया। यही बात है और वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर चीफ आकर जेम्स से कहता है कि सुनो, तुम यहाँ मार्क के घर पर क्या कर रहे हो। जेम्स कहता है देखो, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस विलेज से न्यूयॉर्क वापस कैसे जा पाऊँगा। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? तुम्हारी दुनिया असली दुनिया से ये विलेज ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तुम्हारी जितनी जल्दी तुम ये समझ लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर चीफ दोस्तों अपने बेटे एलेक्स के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जेम्स को बड़ी बेचैनी होती है कि मुझे पता करना है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ पर मैरी से मिलने आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो पक्का। फिर दोस्तों वो उसे मार के स्केचेस भी दिखाता है। मैरी कहती है देखो, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मार्क हमेशा ये स्केचेस बनाया करता था और मैंने जब इससे इन स्केचेस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये स्केचेस उसकी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई है, जहाँ पर मतलब वो पहले रहा करता था। उसका कहना था कि वो पता नहीं कैसे इस विलेज में आकर फंस गया। एंड दोस्तों इसके बाद ना वो उसे अपनी बनाई हुई कुछ स्केचेस दिखाती है और जो क्योंकि दोस्तों जेम्स की तरह उसे भी विजन आते हैं जिसमें उसको पता चलता है कि वह पहले कहीं और ही रहा करती थी। मैरी यहाँ तक कि बताती है कि मेरे और मार्क की तरह और भी लोग हैं इस विलेज के अंदर जिन्हें अपनी पिछली लाइफ के विजन्स आते हैं, जहाँ पर मतलब वो पहले रहा करते थे। और ऐसे लोगों की ड्रीमर्स कहा जाता है, लेकिन वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं, वरना अगर किसी को पता चल गया तो उनको मार दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारा जेम्स और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी तरह बाकी लोग भी यहाँ पर फंस चुके हैं। नहीं, इस रात से तो मैं उस पर्दा उठाना ही पड़ेगा ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर न्यूयॉर्क जा पाऊँ। दूसरी तरफ दोस्तों चीफ अपनी पत्नी हेलन को किसी तरह की 3 गोलियाँ खिला रहा होता है एंड इन गोलियों के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ये गोलियाँ क्या काम करती है। वहीं पर उसका बेटा एलेक्स भी खड़ा होता है जो ये सोच रहा होता है कि आखिर जेम्स ने ऐसा क्यों कहा कि वह दूसरी जगह से आया है। क्या सच में विलेज के बाहर भी कोई दुनिया है जिसके बारे में मेरे पिता मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है दोस्तों इस तरह से उसके मन में ना ये ख्याल आते हैं। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो सारा के साथ होता है, जहां वो अपनी न्यूयॉर्क वाली लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि एक बार पता है मैं लूसी नाम की लड़की से मिला, उससे मिलते ही मेरी दोस्ती हो गई। मतलब मैं कहूँ तो उस समय मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, फिर मेरी किस्मत में ना करवट ली और मैं अचानक यहाँ पर आकर फंस गया। एंड दोस्तों इस तरह से वो दोनों आपस में बातें शेयर करते हैं। अगले दिन की बात है, मैरी जेम्स को कुछ बताने के लिए रेस्टोरेंट बुलाती है, लेकिन जैसे ही जेम्स रेस्टोरेंट जाने वाला होता है तभी रेस्टोरेंट में धमाका जिससे मैरी बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो जेम्स को इतना बता तो देती है कि मार्क हमेशा कहता था कि यहाँ से बाहर निकलना है तो टावर के पास जाओ। इतना कहकर दोस्तों वो दम तोड़ देती है। लेकिन अब सारा जेम्स को कहती है कि तुम्हें ना मैरी से ज़्यादा मिलना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर बहुत सारे जासूस रहते हैं, कोई भी विजन्स वगैरह की बातें करता है तो उसको मार दिया जाता है। जेम्स की भी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों कि विजन से तो मुझे भी आते हैं। वो वहाँ से चीफ के घर पर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि देख लेना, मैं यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता जरूर ढूंढ लूँगा, हो सब होगा तो उसके बाद सबकी पोल खोलूँगा। ये कहकर दोस्तों वो वहाँ से टावर की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक बहुत ही बड़ा वाइट बॉल आकर हमला कर देता है। जेम्स फिर बेहोश होकर दोस्तों ये वो बॉल है ना जो चीफ के कंट्रोल में है और जो कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है ये बॉल उसे मार देती है। कुछ देर के बाद टोनी नाम का बंदा आकर जेम्स को उठाता है और उसे चीफ के पास लेकर आ जाता है। चीफ बताता है कि टोनी तुम्हारा भाई है, अब ये मत कहना कि तुम अपने भाई को भी नहीं पहचानते। जिस पर जेम्स कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन तब टोनी जेम्स को उसकी और अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाता है ताकि उसे बता सके कि वो उसी का भाई है। लेकिन जेम्स कहता रहता है कि मैं इसे कैसे मान लूँ, ये मेरा कोई भाई भी है, हो सकता है कि तुमने मेरे पॉकेट से कोई फ़ोटो चुरा ली हो और मुझे पता है कि तुम सब मिलकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं ये मान लूँ कि इस विलेज का ही मैं मेंबर हूँ। देखो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा। लेकिन अब टोनी कहता है कि अरे आखिर तुम मुझे भूल कैसे सकते हो, कोई इंसान अपने भाई को कैसे भूल सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ साइकेट्रिक सेक्शन लेने जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए। एंड दोस्तों इस पर जेम्स मान जाता है। अब एक साइकेट्रिस्ट जेम्स का सेशन लेता है लेकिन जेम्स तो बस ये ही न्यूयॉर्क में बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है जहाँ वह लूसी के साथ कमरे में होता है। उन दोनों की बातों में हमें ये भी पता चलता है कि दोस्तों कि जेम्स सुमो का नाम की कंपनी में काम करता था जहाँ पर उसका काम था लोगों पर नज़र रखना, उनके बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश करना कि आखिर वो लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन ये काम वह जेम्स को पसंद नहीं था,
इसलिए उसने अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया था। उसी कंपनी में लूसी भी काम करती थी, जिसमें दोनों की दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे ये सब कुछ प्यार में बदल गया था। इधर मैरिज में टोनी जेम्स को बस डिपो पे लेकर आ जाता है, जहाँ टोनी का जो ड्राइवर है वो जेम्स से कहता है कि तुम यहाँ पर ड्राइवर हुआ करते थे, पहले हमारा काम था लोगों को पूरे विलेज का टूर करवाना। ये सुनकर तो जेम्स और भी हैरान हो जाता है कि मेरे कितने राज छुपे हुए हैं, मैं क्या क्या करता था। और टोनी के कहने पर दोस्तों वो लोगों को टूर पे लेकर जाता था, लेकिन जैसे ही वो रेगिस्तान के पास आता ना, उसे वहाँ पर एक जहाज का एंकर दिखाई देता। उसे देखकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, सोचता है कि शायद यहाँ से दूर समुद्र होगा और समुद्र के रास्ते विलेज से निकला जा सकता है। ये उसकी सोच होती है, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, वहाँ पर कोई समुद्र नहीं होता, बस एक बंकर था। टोनी दोबारा उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ और जब भी तुम इनकार करते हो ना कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर मेरा भाई मुझे पहचान नहीं रहा, इसलिए प्लीज़ याद करने की कोशिश करो और मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। लेकिन दोस्तों तब भी वो जेम्स को कुछ याद नहीं आता। अब अगले दिन की बात है, जब चीफ ना अपना वो जेम्स की बस में आता है तो वो बहाने के बाद टोनी को काट देते हुए कहता है कि बताइए बधाई हो, इस साल की ना फ्री रिजॉर्ट जाने का तुम्हें टिकट मिला है और तुम्हारी फैमिली को मिलता है, तुम लोग आराम से फ्री में रिजॉर्ट में घूम पाओगे। ये सुनकर टोनी भी खुश हो जाता है। अब रात को एलेक्स चीफ से अपने बचपन के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि आखिर मैं बचपन में कैसा था, क्योंकि मुझे अपने बचपन में कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मेरी यादें मिटा दी गई हैं। ये सुनकर चीफ अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि देखो मेरे बच्चे, याद कभी धुंधली हो जाती हैं, इसका मतलब यही नहीं कि तुम उन बातों को झुठला दो। मैं तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम जेम्स की बातों में आकर हम पर शक कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ के नहीं हो बल्कि कहीं और के हो और तुम्हें यहाँ पर लाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, तुम मेरे बच्चे हो, इस पर कभी शक मत करना। अब अगले सीन में हम दोस्तों जेम्स साबरा को एक जगह पर लेकर जाता है। वह आने के बाद उससे कहता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस जगह से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। यहाँ से वो अपने बचपन को याद करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने इस जगह पर एक डब्बा छुपाया था। जेम्स के ढूंढने पर उसे वो डब्बा भी मिल जाता है, जिसमें लिखा था मैं जेम्स हूँ, 6 साल का, मेरा घर विलेज है और मुझे इस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये पढ़कर दोस्तों जेम्स और भी हैरान हो जाता है कि नहीं यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है, पक्का ये चीफ मेरे ना दिमाग के साथ कुछ खेल रहा है, वह मुझे यकीन दिलाना चाह रहा है कि मैं इसी विलेज का हूँ और ऐसे उसने बाकियों को भी यकीन दिलाया होगा, इसलिए उसने इस बात को मान लिया और जो मान नहीं रहे वो उन्हें मेरी तरह से ड्रीमर कहकर मरवा देते हैं। ये सारा कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये सब बस ना तुम्हारा एक वहम है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, लगता है जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम तो यहीं के हो और ये तुम्हारा बचपन भी यहीं पर घुस रहा है। ठीक है, वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि असल में जेम्स विलेज गए हैं या उसे कहीं और सिलाया गया था? अपनी राय बता दीजिए कमेंट्स में, पता है ना नहीं बताया आप लोगों ने कोई बात नहीं। अगले सीन में टीना नाम की लड़की जेम्स में से आकर कहती है मैंने टूर के दौरान कई बार समुद्र की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि तुम मेरी बातों पर भरोसा कर लोगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, रेगिस्तान के आगे पता है एक समुद्र है। ये सुनकर जेम्स भी हैरान हो जाता है, क्या ये सच में है? लेकिन जब वो टीना के साथ जाता है तो वहाँ पर कोई समुद्र नहीं होता। कुछ देर के बाद वहाँ टोनी और बाकी रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बस जेम्स द्वारा लारा और होते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो टावर्स को देखता है ना तो वो बस उसी और मुड़ जा देता है तक दोस्तों, ताकि टावर तक पहुँच जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो दोबारा उसी एंकर के पास घूम फिर कर वापस आ जाता है। टोनी उसे समझाते हुए कहता है कि भाई मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊँ कि दूसरी लाइफ कुछ नहीं है, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है जो तुम्हें खिला रहा है, अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, यही सच्चाई है। एंड दोस्तों ये सुनकर यहाँ जेम्स को भी थोड़ा यकीन हो जाता है कि शायद टोनी सही कह रहा है, लेकिन जैसे सभी रिजॉर्ट आते हैं तो टोनी मौका देकर जेम्स से कहता है कि देखो तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे चीफ ने धमकाया था एक्टिंग करने के लिए कि मैं तुम्हारे भाई की एक्टिंग करूँ। एक्चुअली चीफ विलेज के हर मेंबर में नज़र रखता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे भी विजन आते हैं दूसरी लाइफ के, मुझे तो लगता है कि तुम ही मुझे इस विलेज से बाहर निकाल सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। बस दोस्तों ये सुनकर जेम्स को यकीन हो जाता है कि विलेज के अंदर सभी लोगों को यहाँ लाया गया था, जो लोग यहाँ पर है ही नहीं। और जिसके बाद टोनी, जेम्स और टीना तीनों दोबारा समुद्र ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें वो समुद्र मिल भी जाता है। दोस्तों उसको देखकर तो क्या बताऊं, तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे ही टोनी समुद्र में आता है, व्हाइट बॉल उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। दोस्तों ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई, क्योंकि पता है आपको इसी तरह से बचपन में उसका भाई डूबकर मर गया था। अगले सीन में विलेंस नाम का अंडर
कवर जासूस जेम्स को चीफ के पास लेकर आता है, जहाँ चीफ जेम्स से कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे काम में बहुत ही बढ़िया काम है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जिन्हें विजन आते हैं, तो मैं ये काम तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें विलियम के साथ रहकर ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है जिन्हें विजन्स आते हैं। उनका सारा डाटा निकला कर मुझे देना होगा कि उनके विजन कैसे आते हैं और वह किस तरह के काम कर रहे हैं। तुम्हें किस पर नज़र रखनी है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों इस पर जेम्स मान जाता है कि ऐसे लोगों को तो मैं खुद ही ढूंढना चाहता था, लेकिन कैसे कहीं से तो नहीं, लेकिन इसके पीछे चीफ की कोई चाल हो सकती है। अभी वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दोस्तों इसके बाद वो एक हिस्ट्री टीचर पर नज़र रखना शुरू कर देता है, क्योंकि चीफ के हिसाब से वो एक ड्रीमर है। तो जेम्स भाई सब उसी स्कूल का एक टीचर बनते हुए हिस्ट्री टीचर से बात करने की कोशिश करता है ताकि पता कर पाए कि सच में वो ड्रीमर है या नहीं, लेकिन वो टीचर उसे कुछ भी नहीं बताता कि उसे कभी विजन आए। उसके बाद जेम्स बच्चों की क्लास लेना चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे बच्चों ने अपना अलग ही डिवाइस बना के रखा हुआ है, जिसकी मदद से वो लोगों पर नज़र रखते हैं। ये देखकर जेम्स सभी से कहता है कि ठीक है, तो तुम लोगों को दिमाग को इतना ही चलता है तो मैं तुम्हें एक नया टास्क देता हूँ। तुम्हें पता करना है कि आखिर विलेज में हो क्या रहा है। सब चीज़ों की जानकारी लाकर मुझे देनी होगी जिन पर सभी शक हो और उस पर नज़र रखनी होगी। दोस्तों बच्चों को क्या चाहिए था, टीचर ने जो बोल दिया था तो सभी मान जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों चीफ अपनी पत्नी हेलन को दूसरी गोली खिलाता है, जिससे वो होश में आ जाती है। एंड होश में आने के बाद वो दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। पता नहीं क्या चक्कर है, ये हेलन के साथ क्या हो रहा है वो तो आगे पता चल जाएगा। दोस्तों बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। दूसरी तरफ जेम्स को विलियम्स की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने सस्पेक्ट की फ़ोटो और उनके नाम लिखे हुए थे जिन पर नज़र रखने के लिए चीफ ने उससे कहा था। एंड उस डायरी से उसे पता चलता है कि विलियम्स का सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि वह खुद और सारा है। ओहो, चीफ ने बहाने से विलियम्स को मेरे साथ लगाया ताकि वह एनी टाइम मुझ पर नज़र रख पाए, और उसी के साथ साथ मैं सारा से काफ़ी बार मिला भी इस टाइम, और इसलिए चीफ को सारा पे शक हो गया। दोस्तों अब विलियम और जेम्स दोनों पर एक छोटे कैमरे की मदद से टीचर पर नज़र रखने लगते हैं, लेकिन टीचर को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो कैमरे के सामने अपनी जान दे देता है। दोस्तों ये देखकर तो विलियम्स को और जेम्स दोनों हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर चीफ को भी अपने घर पर छोटा कैमरा लगा हुआ मिलता है। इसका मतलब है कि कोई तो है जो जरूर उस पर नज़र रखना चाहता था। एंड ये देखकर चीफ का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर होता है। दोस्तों की कितनी हिम्मत है हुई जो मुझ पर नज़र रखे। अगले दिन मैक्स को उसके घर के गार्डन में एक अजीब सा बड़ा होल दिखाई देता है एंड उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये होल यहाँ पर कैसे बन गया। वहीं जेम्स जैसे ही सारा के घर पर आता है ना, तो उसे घर की छत पर कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है, और ये तो पता ही होगा कि ये काम विलियम के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ के कहने पर ही विलियम सारा पर और जेम्स पर नज़र रख रही थी। और यहाँ तक कि चीफ विलियम को अपने पास बुलाकर कहता है कि आखिर यहाँ कैमरा कौन लगा सकता है। विलियम कहता है कि मेरे ख्याल से ये काम जेम्स का हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली मुझे लगता है कि अब से एलेक्स ने जेम्स को देखा ना, वो अजीब अजीब बातें करने लगा, इसलिए मैं तुम्हें एक नया टास्क दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, जेम्स के बजाय अब तुम्हें एलेक्स पर नज़र रखनी होगी कि आखिर वह कहाँ जाता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। इस पर विलियम भी मान जाता है। अब रात को जेम्स जब क्लब में जाता है तो उसे एलेक्स और विलियम आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं एंड उन्हें ऐसे साथ में देखकर जेम्स को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मतलब दो लड़के आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो क्या ही हो सकता है। दोस्तों इसके बाद जेम्स सारा के पास आता है उसे ये बताने की तुम पर नज़र रखी जा रही है, जरा सावधान रहना। लेकिन उल्टा सारा ही जेम्स को उसकी फ़ोटो दिखा कर कहती है देखो इस फोटो से पता चल रहा है कि मुझ पर नज़र कोई और नहीं बल्कि तुम ही रख रहे हो। ये क्या था, ये क्योंकि वो तुम ही हो जिसने मेरे घर की छत पर कैमरा लगाया था। तुम करना क्या चाहते हो। दोस्तों वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एक मिनट रुकिए जरा, लगता है दोस्तों किसी ने जेम्स की गलत टाइम पे फ़ोटो खींच ली थी जब वो बस चेक करने गया था कि सारा के ऊपर कोई नज़र तो नहीं रख रहा या नहीं। फिर वही फ़ोटो जिसने भी ली थी उसने सारा को ये दे दी। पक्का ये काम विलियम का ही हो सकता है क्योंकि वो दोनों पर नज़र रख रहा था। तो इधर विलियम एलेक्स को बताता है कि तुम्हें पता है चीफ को हम पर शक हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें और भी अब ज़्यादा मिलना चाहिए, वरना पता नहीं आगे चलकर हम दोनों को खतरा भी हो सकता है। एलेक्स की यहाँ पर घबराहट बढ़ जाती है। दोस्तों वो विलियम को मारकर उसकी जान ले लेता है दोस्तों, ताकि उसके पिता के बारे में उसमें पता ना चले। एंड वहीं पर जेम्स जैसे ही सारा को समझाने उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जेफ के गुंडे सारा को उठा कर ले गए हैं। जेम्स यहाँ से तुरंत एलेक्स के पास चला जाता है, उससे पूछता है कि देखो
मुझे सारा को बचाना है। मुझे बताओ कि वह अभी कहाँ पर होगी और मैं कैसे उसे बचा सकता हूँ। अगर हाँ तुमने नहीं बताया तो याद रखना मैं तुम्हारे और विलियम के बारे में तुम्हारे पिता को बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों एलेक्स घबरा जाता है और कहता है कि देखो, जिन पर भी मेरे पिता को शक होता है ना, वो उन्हें टनल में भेज देते हैं। टनल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर ड्रीमर्स को रखा जाता है और उनकी यहाँ पर जान ले ली जाती है। तुम्हें ड्रीमर बनाकर वहाँ पर लेकर जाऊँगा और फिर तुम उसे बचा लेना। दोस्तों अब जो सोच रहे होंगे कि जब चीफ को पता है कि जेम्स एक ड्रीमर है तो फिर भी वो उसे कुछ क्यों नहीं करता, बाकी ड्रीमर को जान लेने पर वो उतारू हो जाता है, ऐसा क्यों, आगे पता चलेगा। बस तो अब जेम्स भी एक ड्रीमर बनकर टनल में चला जाता है जहाँ उसे उसकी एक स्टूडेंट दिखाई देती है और यहीं पर स्टूडेंट थी दोस्तों जिसने सीधे चीफ पर ही नज़र रखना शुरू कर दिया था। जैसे ही चीफ को पता चलता है कि स्टूडेंट उस पर नज़र रख रही है तो उसने उसे भी टनल में भेज दिया था। तब वो स्टूडेंट जेम्स को सारा के पास लेकर जाती है एंड तभी वहीं पर वाइट बॉल सभी को मारने पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता वो तीनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं। चलो बच गए। अगले सीन में जेम्स को एक मैरिज को राम का इन्वेस्टिगेशन कार्ड मिलता है जहाँ लोगों की शादी करवाई जाती है। सारा के कहने पर जेम्स वहाँ जाने के लिए मान जाता है दोस्तों और वहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि मैरिज ब्यूरो में एक लड़की को उसके लिए सेलेक्ट किया गया है और वो लड़की कोई और नहीं, क्या बात है, वो कर रहा मैं लूसी होती है। दोस्तों वो लूसी वही लूसी जिसके साथ जेम्स न्यूयॉर्क में टाइम स्पेंड कर रहा था, जो उसके सपने में आ रही थी, मतलब जो उसके विजन में दिख रही थी। ये देख कर जेम्स एकदम से हैरान हो जाता है कि वाओ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन लूसी जो थी उसकी आंखें नहीं होती यार, वो एक अंधी लड़की है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह कभी न्यूयॉर्क में रहा करती थी। ये नहीं, जेम्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह लूसी को भी विलेज के अंदर लाया गया होगा। यहाँ आने के बाद उसे यकीन दिलाया गया होगा कि यही है, कि यहीं की है, इसलिए लूसी मान गई और तब खुद को यहाँ की निवासी मानती है। यही लगता है कि मुझे दूसरी तरफ दोस्तों चीफ सारा के पास आकर कहता है कि देखो मुझे पता है तुम जेम्स को पसंद करती हो, अगर तुम जेम्स को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इस काम के बदले मैं तुम्हें जेम्स दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। और सारा भी मान जाती है। दोस्तों यहाँ जेम्स लूसी को अपने घर पर लेकर आता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि सुनो तुम्हें पता है हम दोनों एक बार न्यूयॉर्क में मिल चुके हैं। लूसी को कुछ याद ही नहीं होता यार। यहाँ से दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि एलेक्स जो वो 3 गोली को लेकर सारा के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर ये दवा क्या करती है। सारा कहती है कि ठीक है मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले सीन में दोस्तों मैक्स के घर के बाहर जो अजीब और बड़ा सा गड्ढा बन गया था ना, उसकी खबर वो ऑफिशियल को दे देता है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर जल्दी से उसके इसका कोई इंतजाम करे। लेकिन दुर्भाग्य से जब खुद तक ऑफिशियल वहाँ पर पहुँचता है उससे पहले मैक्स की बेटी साइकिल से खेलते हुए उस गड्ढे में गिर जाती है, जिसे चाहकर भी मैक्स बचा नहीं पाता क्योंकि वह गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा था। और मैक्स की पत्नी तो उसे दोष देती है कि अगर गार्डन का गेट तुमने बंद किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बेचारे मैक्स का एकदम दिल टूट जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों चीफ के कहने पर सारा जेम्स और लूसी के अंदर किसी तरह का इंजेक्शन लगा देती है। दोस्तों ये इस तरह का इंजेक्शन है कि 2 इंसान अंदर लगाए जाए तो इससे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। और यही तो चीफ चाहता था कि जेम्स लूसी को पसंद करने लगे, क्योंकि उसके बाद वो यहाँ से जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो आगे दिखाते कि सारा एलेक्स के पास आकर उसे 3 गोलियों के बारे में बताती है कि एक गोली बेहोश कर देने वाली है, दूसरी लूसिनेंस देने वाली है और तीसरी माइंड को कंट्रोल करने वाली है। बस दोस्तों ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है कि आखिर उसके पिता उसकी माँ को ये दवा क्यों दे रहे हैं। और यहाँ इंजेक्शन लगने के बाद होता यह है कि लूसी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। वो एनी टाइम अब लूसी के साथ रहने लग जाता है। लेकिन ये चीज़ सारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेम्स लूसी के साथ रहे। इसलिए इस बार वह दूसरा इंजेक्शन चिप से छुपाकर जेम्स को लगा देती है ताकि पुराने वाले इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों उसे ख़त्म होने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। एंड अब अगले दिन की बात है जब चीफ और लूसी की शादी करवा रहा होता है ताकि जेम्स को खुद को हमेशा के लिए विलेज का मानकर लूसी के साथ अपना जीवन यहीं पर गुजारे। लेकिन तभी सारा आकर जेम्स को बता देती है कि पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बस दोस्तों ये सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहीं से चली जाती है। और जब जेम्स उसके पीछे जाता है तब वो रिवील करती है कि हाँ मैं लूसी ही हूँ और न्यूयॉर्क वाली की पर चीफ की मुझे से यहाँ पर ये नाटक करना पड़ा। मुझे यहाँ पर चीफ ने इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें यहीं पर रहने पर मजबूर कर पाऊँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं चीफ की बातों में आकर तुम्हें धोखा दे रही थी। और इतना कहकर वो गिल्ट के मारे वहीं बने गड्ढे के अंदर कूद कर अपनी जान दे देती है। वहीं मैक्स भी खड़ा होता तो खुद भी जान देने के इरादे से वहाँ पर आया था क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद वो बहुत ही परेशान था, डिप्रेशन में चला गया था। पर जेम्स उसे समझाता है कि देखो जान देने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, खुद को संभालो, हम जरूर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तब मैक्स की अकल ठिकाने आती है तो वो मान जाता है। मैं
कुछ देर के बाद जेम्स चीफ के घर पर आता है और कहता है कि सुनो, तुमने लूसी को मजबूर किया था ना अपनी जान देने पर, उसकी हत्या के आरोपी तुम हो, समझ गए, और इसका बदला मैं तुमसे लेकर आऊँगा। देख लेना दोस्तों। अब रात की बात है, एलेक्स क्लब में होता है, तभी उसके पास चीफ आता है। उसे देख कर एलेक्स कहता है कि मुझे जानना है कि आखिर इस विलेज की सच्चाई क्या है, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चीफ कहता है कि अरे एक बार तुम अपनी माँ से मिलकर बातें तो करो, वही तुम्हें बता देगी कि आखिर इस विलेज की सच्चाई क्या है। एंड दोस्तों वो उसे कमरे की चाबी भी दे देता है जहाँ पर उसी 3 गोली को रखता था, इसलिए एलेक्स भी चाबी ले लेता है। इधर दोस्तों सारा को भी विजन्स आने लगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसे तो अब क्लियर एक लड़की दिखाई दे रही होती है जिसने अपने चेहरे पर कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था। तभी जेम्स भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर पता नहीं यार, देखो उसको वह सारा के सारा साथ फ्लर्ट करते हुए उसे क्लोज होने की कोशिश करता है, पर विजन से परेशान सारा उसे वहाँ से भेज देती है। थोड़ी देर के बाद जेम्स फिर से सारा के घर पर आता है। जाने के बाद कि दोस्तों जेम्स के सारा से एक बात पता चलती है कि सारा कहती है कि तुम्हें पता है कुछ देर पहले तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जेम्स बेचारा परेशान कि मैं यहाँ पर क्यों सारा के साथ ऐसी हरकत करूँगा। इसी परेशानी में दोस्तों वो मैक्स के पास जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर मैक्स उससे बड़ा नाराज़ हो जाता है। कहता है कि अभी तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तुम फिर यहाँ से पर आ गए झगड़ा करने के लिए। ओहो ये क्या हो रहा है। जेम्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लोग क्या कह रहे हैं। तब दोस्तों उसे अपने सामने एक और जेम्स दिखाई देता है, इसलिए वो उसका पीछा करने शुरू करता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है। और इस लड़ाई के दौरान हो रही बातों से हमें पता चलता है कि दोस्तों ये दोनों जेम्स ही हैं, एक ही हैं। एक तो है नॉर्मल जेम्स जिसे हमने शुरू में देखा था, और दूसरा जेम्स जिसने सारा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। असल में दूसरा जेम्स रियल जेम्स की दोस्तों इमेजिन होता है, जो चीज़ असल जेम्स नहीं कर पा रहा था वो उसका इमेजिन कर जेम्स कर रहा था। ये इमेजिनी जेम्स का मेन टारगेट पता है कि बता चीफ को मारना, लेकिन दोस्तों असली जेम्स को समझ नहीं आता कि वो एक तो मैं विलेज की मिस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और अब ये इमेजिन मुझे समझ नहीं आया दो शक्ल कैसे आ गई। दोस्तों किसी बंदे का इमेजिन रूप तब आता है जब इंसान को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और फिर वो ऐसा काम करना चाहता हो पर कर नहीं पा रहा हो, तभी इंसान का इमेजिन रूप दूसरा सामने आ जाता है। इस सीरीज़ में तो दोस्तों ऐसे ही चीफ का एक इमेजिन वर्जन आ जाता है कि थोड़ा पागलों जैसी हरकत करता है, क्योंकि जब एलेक्स ने अपने ही पिता पर शक करना शुरू किया था तब से चीफ को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसने ही ये विलेज अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए बनाया था, लेकिन तब भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। वह मकसद था अपनी फैमिली को खुश रखने का, इसी वजह से उसका इमेजिन वर्जन भी आ गया था, और ये वर्जन वो सारे काम कर रहा है जो असली चीफ नहीं कर सकता था। वो इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी माँ को होश में लेकर आ जाता है, उसे अपने और विलेज के बारे में सच्चाई पूछता है। तब हेलेन बताती है देखो बेटा, विलेज के अंदर कई सारे लोगों के बाहर से लाया गया है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं ना, वो सिर्फ वो लोग विलेज से बाहर निकल जा सकते हैं अगर वो खुद को सही कर ले तो, लेकिन जो लोग रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते वो लोग विलेज के बाहर नहीं जा सकते। बेटा जैसे कि तुम मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम हमेशा यहीं रहोगे, तुम्हारा वजूद बाहर की दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों ये सुनकर एलेक्स एकदम से हैरान हो जाता है कि क्या माँ क्या कह रही हो। दोस्तों यहाँ पर हेलन ने ये क्या बोला, चलिए आपको बताते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले आके देखिए कि अगले सीन में इमेजिनी चीफ चर्च में बैठा होता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और तब चीफ उसे बताता है कि मैंने ही इस विलेज को बनाया है ताकि मैं दुनिया के लोगों को सही कर पाऊँ, वो जो ज़िंदगी वो चाहते हैं उन्हें वैसे ही ज़िंदगी दे पाऊँ, लेकिन शायद मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया। दूसरों को अच्छी ज़िंदगी क्या दूंगा, मैं खुद ही मेरी ज़िंदगी खुद ही ठीक नहीं है, और जब तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर छुपा होता है। लेकिन दोस्तों अब ये इमेजिनी जेम्स ये सुनते ही चीफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली जेम्स वहाँ पर आकर इमेजिनी को रोक देता है। अब उसे कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे दिमाग के बनाए हुए एक रूप हो, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता वो तुम कर रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो, हम इस तरह से चीफ को नहीं हरा सकते, हमें एक होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम चीफ को हरा पाएंगे, उसके बाद हम इस विलेज से बाहर निकल पाएंगे, यही एक रास्ता है। तब दोस्तों ये सुनकर इमेजिनी जेम्स गायब हो जाता है और वह दोनों अब एक हो जाते हैं। उसी के साथ साथ चीफ को भी इमेजिनी वर्जन गायब हो जाता है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया था। एक्चुअली ये इमेजिनी वर्जन सिर्फ दिमाग के इमोशंस होते हैं दोस्तों, जो चीफ और जेम्स को दिखाई दे रहे थे। अगर वो अपने इमोशंस पर काबू पा लें तो उनके इमेजिन वर्जन गायब हो जाते हैं, जैसे कि अभी उनके साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया था। दोस्तों आपको ये कंफ्यूज तो नहीं है कर रही ना सारी
चीज़ें, कोई बात नहीं, बने रहिए, बस आपको ये समझ में आने वाला है। अब हम न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं दोस्तों। असल में न्यूयॉर्क वाला सीन ही रियलिटी है और ये पूरा बस लोगों के दिमाग का रचा हुआ खेल है, लेकिन ऐसे कैसे अभी आपको पता चलने वाला है। तो न्यूयॉर्क में जेम्स कंट्रोल रूम में आता है। वहाँ आने के बाद उसे काफ़ी सारे कंप्यूटर दिखाई देते हैं, जिन सभी के ऊपर उन्हीं लोगों की वीडियो चल रही थी जो लोग अभी विलेज के अंदर मौजूद हैं दोस्तों। अब उन सभी को देखकर जेम्स को पता चलता है कि ये तो वही लोग हैं जिनके ऊपर मैं सुमो कोर के अंदर नज़र रखा करता था। इसका मतलब विलेज के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को मैंने ही चुना था दोस्तों। इन सब चीज़ों से जेम्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों जेम्स एक ही समय में दो टाइमलाइन को जी रहा था, एक है विलेज वाली और दूसरी न्यूयॉर्क वाली। अब दोनों आपस में टकराते तभी जेम्स को विजन्स आते हैं। और अब आ जाइए मैक्स की तरफ, जो कि एक रियलिटी चीफ का ड्राइवर है। वो जेम्स को कार में बिठा के चीफ के पास लेकर आ जाता है। याद रखना दोस्तों ये रियलिटी है। अब यहाँ पर रिवील होगा सीरीज का क्लाइमैक्स। रियलिटी में जेम्स चीफ से मिलने आता है जहाँ वो हेलन के साथ बैठा हुआ होता है और वहाँ पर हेलन अपने माइंड के अंदर विलेज को कंट्रोल कर रही होती है। चीफ यहाँ जेम्स को सारी बात बताता भी है कि असल में ये विलेज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये विलेज इंसान के दिमाग के द्वारा बनाई हुई दुनिया के जिसे हेलन कंट्रोल करती है और इस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, ऐसे लोगों को जो अपनी ज़िंदगी से परेशान थे या फिर उनकी आदतें वगैरह सही नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था लोगों के माइंड को एक ऐसी दुनिया दिखाना जहाँ वे अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छी ज़िंदगी रियलिटी में जी सके। मैं और हेलन कभी भी नहीं माँ बाप नहीं बन पाए, इसलिए हम दोनों ने विलेंस बनाया एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती है। वहाँ हमारा एक बेटा भी हुआ और उस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि दिमाग को धोखे में रखा जा सके कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने कई लोगों को ठीक भी किया, भले ही वो धोखे में जी रहे हों लेकिन वो खुश तो हैं। पर दोस्तों जेम्स कहता है कि देखो ये सही नहीं है, हम दूसरों की परमिशन के वगैरह उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, ये सही नहीं है। लेकिन चीफ कहता है कि ये लोगों की भलाई के लिए तो है, तुमने खुद ही तो ऐसे लोगों का एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था जब किसी न किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे थे तब। लेकिन एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद वो ठीक भी तो हो सकते हैं दोस्तों। अब तो मुझे पता है तो सब कुछ आकर आपके सर पर गिर गया होगा, इंटरनेट पर भी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं अपना छोटा सा दिमाग लगाकर आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों सिर्फ चीफ ने हेलन के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट बनाया होगा। इससे एक्सपेरिमेंट में इंसान के दिमाग को दो लाइफ दिखानी है, एक तो वो जो जीते हुए आ रहा है, लेकिन अगर असली लाइफ में कुछ गड़बड़ करता है या फिर उसे कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जो मिल नहीं पा रही, तब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट काम आता है। एक्सपेरिमेंट में इंसान के दिमाग को विलेज वाली दुनिया में डाल दिया जाता है, यानी कि इंसान विलेज वाली दुनिया में एक और लाइफ जीता है। उस लाइफ में उन सब चीज़ों को सुधार सकता है जो उसे रियलिटी में ख़राब हुई हो, या फिर उन चीज़ों को हासिल कर सकता है जो रियलिटी में वो हासिल नहीं कर पाया। जैसे कि हेलन कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन विलेज के अंदर वो एक बच्चे की माँ है। उसे विलेज के अंदर एक ऐसी लाइफ गुजारने का मौका मिला जो वो रियलिटी में नहीं चाहती थी। यानी कि दोस्तों हेलन ने जो एलेक्स से कहा था कि तुम विलेज के कभी बाहर नहीं जा सकते, वो इसलिए क्योंकि एलेक्स तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। वो बस दोस्तों ये हेलन और चीफ के दिमाग का खेल था। लेकिन विलेज वाली लाइफ को भी चीफ और हेलन ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक अच्छा परिवार हो और वह हंसी खुशी रहे। लेकिन जैसे एलेक्स को सच्चाई पता चली वह अपने माता पिता से ही नफरत करने लग गया। इसलिए विलेज में चीफ का इमेजिनरी वर्जन आया था दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो इस लाइफ का विलेज में भी जी नहीं सका था सही से जो वो चाहता था। इस तरह से बाकी सारे लोग जो विलेज के अंदर मौजूद थे उन सब ने रियलिटी में कुछ ऐसा किया है जिसका उन्हें पछतावा है। ऐसे लोगों को जेम्स ने सेलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट में भेजा ताकि विलेज के अंदर वह एक ऐसी दुनिया गुजार पाएँ वो जो चाहते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्हें वो ज़िंदगी मिल पाए, जैसा कि चीफ के साथ हुआ, जैसा कि मैक्स के साथ हुआ। उसकी बेटी देखो रियलिटी में मर गई थी, उस विलेज वाली लाइफ में उसे एक और मौका मिला अपनी बेटी को बचाने का, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उम्मीद है दोस्तों आपको विलेज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब विलेज के अंदर एलेक्स को अब अपनी सच्चाई पता चली कि उसका एग्जिट तो सिर्फ विलेज के अंदर ही था। वो गुस्से में अपनी माँ को ही मार देता है और उसे मारने के बाद वह खुद भी जान ले लेता है। ये देखकर अब चीफ एकदम से उदास हो जाता है कि विलेज के अंदर ऐसी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी तरह से जैसे ही हेलन मरती है ना दोस्तों, उसके मरते ही विलेज के अंदर और गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विलेज को हेलन और चीफ ही चला रहे थे। अगर वो उसे ठीक तरह से नहीं
नहीं चला पाएंगे तो विलेज तो ख़त्म हो जाएगा। इसे चीफ मैक्स के पास आकर कहता है कि देखो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं विलेज की जिम्मेदारी जेम्स को सौंप दूंगा, क्योंकि उसे बेहतर इस विलेज को कोई और, यहाँ के लोगों को कोई और नहीं संभाल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे और पत्नी के मरने के बाद मैं ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाऊंगा इस विलेज में। मैं तुम बस मेरा साथ देना, और उस टाइम पे जब मैं अनाउंस कर दूंगा तो उसके आज से विलेज का अगला चीफ जेम्स है। तो दोस्तों, मैक्स भी मान जाता है कि वहीं विलेज में जेम्स की हालत बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि रियलिटी में जेम्स विलेज को सही नहीं मानता था। उसके ख्याल से लोगों के दिमाग से खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो विलेज को सही मानते हुए एक्सपेक्ट कर लेना तो उसकी हालत विलेज में बिल्कुल सही नहीं होने लगेगी। और चीफ हमेशा से यही चाहता था कि जेम्स एक्सपेक्ट कर ले, लेकिन वो विलेज का ही मेंबर है, क्योंकि चीफ को पता था कि उसका फैमिली को लेकर चलाने का प्लान बर्बाद भी हो सकता था। उसके बाद विलेज को संभालने वाला कोई होगा ही नहीं, इसलिए चीफ ने बहुत कोशिश की कि जेम्स को एक्सेप्ट करना पड़ ले, लेकिन वो विलेज को ही मेंबर नहीं है। लेकिन वो उसको मानता ही नहीं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन वो कहता मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, और ड्रीम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते। वो विलेज के मेंबर में है, इसलिए विजेंस आते हैं तो वो कहीं भी वो विलेज की सच्चाई ना जाने, ये चीफ उन्हें मार दिया करता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग विलेज की सच्चाई जानकर घबरा जाएं कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब न्यूयॉर्क में चीफ जेम्स को सारा से मिलवा देता है कि जो कि बचपन के ड्रामा से डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, इसलिए ये पागलों की जैसी हरकत करती है। ये सारा का विजन भी था। वह विलेज में खुद को कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर देखती थी। चीफ ऑफ जेम्स से कहता है कि सारा को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, और वो है विलेज। तुम्हें सारा को विलेज के अंदर खुश रखना होगा, उस वजह से वह अपने आप रियलिटी में सही हो जाएगी। और अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम सारा को ठीक करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं विलेज की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, साथ ही सारा को भी हेलन की जगह दे दूंगा, ताकि वो विलेज को कंट्रोल कर पाए। दोस्तों, वही विलेज में सिर्फ सभी से ये कह देता है कि विलेज बर्बाद हो रहा है, उसे सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है, और वह है जेम्स। इसलिए सभी कहने लग जाते हैं कि जेम्स को अगला चीफ बना दिया जाए, विलेज भी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जेम्स भी मान जाता है, और वो इस विलेज को अगला चीफ बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार दोस्तों, विलेज के हर लोगों की प्रॉब्लम ठीक करके उन्हें वो लाइफ देगा जो वो डिजर्व करते हैं। अब जेम्स को सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद चीफ खुद ही जान दे देता है, जिस वजह से चीफ और हेलन अब पूरी तरह से विलेज से बाहर आ चुके थे, और वह दोनों रियलिटी में खुश रहने लगे थे। दोस्तों, वही जेम्स और सारा विलेज को एक